एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस साउथ की सीटों पर है। इनमें केरल और कर्नाटक खास हैं। केरल में बीजेपी ने 10 या उससे ज्यादा सीटें जीत ली तो जाहिर तौर पर उसका वोट शेयर बढ़ेगा। इधर उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है और कर्नाटक में भी बीजेपी 2019 के शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन सिर्फ कागज पर है क्योंकि मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी है और यहाँ वोटिंग का परसेंट भी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तमाम एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ये कि ज्यादा मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है और बहुत कम मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है। लिहाजा दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज देखने से पहले पिछला रिकॉर्ड देखना जरूरी है। दो 2014 के चुनाव में दूसरे दौर में 67.3% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में 70.1% मतदान हुआ था और 2024 में 61% मतदान हुआ। 88 सीटों पर हुए मतदान का अगले चरण पर क्या असर होता है, फिलहाल ये बताना असंभव है। बहरहाल चुनावी संग्राम सीटों को देखें तो बहुत दूरी तय कर चुका है, लेकिन फेज के हिसाब से अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। लिहाजा 4 जून के इंतजार के अलावा पक्ष विपक्ष की बस दलीलें हैं जिनकी जीत के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां वोटिंग हुई वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। 2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. सासाराम के रूपहथा में खपरेल के घर में लग गई आग, एक महिला समेत 3 बच्चों की गई जान। नालंदा के कतरी सराय में तालाब में करंट लगने से हुआ बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। कांग्रेस में पीएम मोदी के तुष्टीकरण के आरोप के बाद बीजेपी का हमला और भी ज्यादा तेज। गिरिराज सिंह ने कहा, मुसलमानों के वोट के लिए हिंदुओं का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। सलमान खान के घर पर फायरिंग में बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोनों शूटर ने बिहार में की थी प्रैक्टिस। बिहार में अभी और झुलसाएगी गर्मी, पटना सहित 25 जिलों में पारा 40 के पार, 30 अप्रैल तक लू की चेतावनी। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सासाराम से आपको बड़ी खबर बताएं, खपरेल के घर में आग लग गई और एक महिला समेत 3 बच्चों की जान चली गई है। चूल्हे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई गई।
दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। लोखा की रूप हत्या की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सासाराम से एक महिला समेत 3 बच्चों की जान जाने की खबर। बड़ी जानकारी आपको दे दी, चूल्हे से आग लगने की आशंका। और लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया है और ये सवाल खड़े किए हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी से ये सवाल पूछा कि बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से आखिर नफरत क्यों है? संविधान क्यों खत्म करना चाहती है बीजेपी? दलितों पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है? पिछड़ों वंचितों की नौकरी क्यों खत्म करना चाहती है? ये सवाल लालू प्रसाद का बीजेपी से है और देश के प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने यही सवाल किया है। वहीं लालू प्रसाद के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दे दिया है। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि लालू जी जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बता रहे थे तो आप कहां थे? जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्रीराम को सैकड़ों सालों तक टेंट में रखा गया तो आप कहां थे? नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें ना बताएं कि संविधान की रक्षा आखिर कैसे की जाती है। जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई भी संविधान को बदल नहीं सकता। वहीं लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के एनडीए हटाओ संविधान बचाओ के बयान पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि जब संवैधानिक संस्थाएं जांच करती है तो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी को संविधान विरोधी बता दिया है। कि जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर महलों का राजा बन जाओ। मॉल फार्म हाउस कहां से आया? यह संविधान की सम्मान है। संवैधानिक संस्था जब जांच करती है तो उसके बारे में अनाप शनाप बयान दीजिएगा, ईवीएम पर चोट करिएगा। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद भी ये संविधान मानने वाले लोग जंगल राज वाले लोग हैं। ये बिहार को लालटेन युग में ले गया, अब देश को लालटेन युग में ले जाना चाहता है। और बेगूसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कह दिया कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर इंडी गठबंधन को वोट नहीं दे तो एनडीए को वोट दे दे। नर्वस कौन है ये आप जान सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ठीक ही कहेंगे। पूर्णिया में जाकर के जिन्होंने कह दिया, कॉन्फिडेंस अब कितना उनका है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो नारा ही लगा रहा है अब की बार 400 पार, और तेजस्वी लगा रहे हैं इंडी को नहीं दे इंडिया को तो एनडीए को वोट दे दे। पूर्णिया में खुद कह रहे हैं। नर्वस को। वहीं सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार गाड़ियों के बेहद शौकीन हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने नामांकन पत्र में जो जानकारी दी है उसके अनुसार उनके पास 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो, एक क्रेटा कार के साथ ही एक और गाड़ी है। इनकी संपत्ति और निवेश की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस और पेंशन फंड में करीब 2.5 करोड़ का निवेश है। इनके पास करीब 7 लाख की डायमंड रिंग और सोने चांदी के जेवर है, जबकि कई बैंकों में 1 करोड़ से ज्यादा कैश भी जमा है। 1 से अधिक शहरों में इनके पास करोड़ों के फ्लैट है। 71 साल के देवेश चंद्र ठाकुर लॉ ग्रेजुएट है। देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मुंबई के तिलक नगर थाने में एक मामला भी दर्ज है जो लंबे वक्त से लंबित चला आ रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर की पत्नी रीता ठाकुर के पास भी 78 लाख की संपत्ति है। आपने कहा कि डर लगा के रखा है, तो मुझे तो हमेशा गब्बर का डायलॉग याद आता है शोले का, कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। डरा के भाजपा का डर दिला कि क्या डर है भाई? क्या किया है आदरणीय लालू जी ने? मैं पूछना चाहता हूं। आरजेडी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, आरजेडी ने क्या किया है 15 साल? अजीब, क्या पूरा इतना आपको डरा के रखा और किया क्या? खुद अपना शासन करते रहा। हमारी सभी। वहीं गोपालगंज में जेडीयू सांसद और एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 4 मई को नामांकन करेंगे।
आलोक सुमन ने कहा है कि पिछले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार की मदद से गोपालगंज में विकास के कई काम हुए हैं और अब की बार गोपालगंज में बाढ़ की समस्या को खत्म करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। हमारा गोपालगंज हर साल प्रभावित होता है, करोड़ों की क्षति होती है, सरकार की भी उसको मरम्मत करने में करोड़ों की लागत आती है। इसलिए मैंने ये पिछली बार भी उठाया था, इस बार भी और पुरजोर ढंग से उठाऊंगा उसको कि बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए गंडक के किनारे को गोल्डन कर दिया जाए, उसकी पिचिंग कर दी जाए और इसमें नेपाल सरकार को भी इन्वॉल्व किया जाए। और बिहार में शिक्षकों की बहाली पर श्रेय की राजनीति खूब की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कह दिया है कि नौकरी उन्होंने दी है और इसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। आप जान लीजिए 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो एक एक तरह से हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। तो मुख्यमंत्री ये साफ कह चुके हैं कि शिक्षकों की बहाली में आरजेडी की कोई भी भूमिका नहीं थी और उनके साइन से ही शिक्षकों की बहाली हुई है। बावजूद इसके आरजेडी इसे अपनी उपलब्धि बताने में लगा है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने आरजेडी पर हमला किया तो आरजेडी नीतीश कुमार से जवाब मांग रहा है। देने का ढोल पीट रहे हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि सरकार में फैसले लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है या किसी और को। क्रिकेट या किसी भी टीम का नेतृत्व कप्तान करता है, दूसरे खिलाड़ी कप्तान के नेतृत्व में सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी के बारे में जग जाहिर है कि न तो कभी बेहतर खिलाड़ी साबित हुए और न ही बेहतर जनप्रतिनिधि। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का रायता फैलाने में माहिर है। नौकरी देने का फैसला तेजस्वी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के साथ निश्चय का फैसला है। यही कहा जाता है कि काम करे कोई, उसका श्रेय लेने के लिए ढोल कोई और पीट रहा है। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? 17 वर्षों का पहले हिसाब दें, 17 वर्षों से एनडीए सरकार में है, कितना नौकरी दिया? तेजस्वी यादव जी जब आए तब 5 लाख नौकरी मिली। ये बात जब 2020 में तेजस्वी यादव जी कह रहे थे, यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप कह रहे थे कि कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा। और तेजस्वी यादव जी जैसे सरकार से हटे तो पेपर ही लीक हो गया कि ये नौकरी क्या खाक देंगे। नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया है, इसलिए लोग कह रहे हैं हर हर तेजस्वी, घर घर नौकरी। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार भी किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने बिहार से चौंकाने वाले नतीजों का दावा किया। विजय सिन्हा ने कहा कि 2019 में भी तेजस्वी यादव ने ऐसे ही माहौल खड़ा कर दिया था और 0 पर आउट हो गए। 2015 में भी इनका यही हश्र हुआ। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 25 सीट भी पार नहीं करेगी। और बोधगया में विदेशी महिला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। जापान की महिला यूको मोमोस अपने पति अनूप कुमार के साथ गया एयरपोर्ट जा रही थी। वर्मा मोड़ के पास 4 अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि ऑटो चालक की सूझबूझ से एक अपराधी को ग्रामीणों ने धर दबोचा और जमकर उसकी धुनाई कर दी, जबकि 3 अपराधी मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए अपराधी के पास से जापानी महिला के पर्स, वीजा और अन्य कागजात बरामद किए गए। दरअसल अपराधी पर्स और 2 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे ऑटो को पकड़कर अपराधी भागने लगे। ऑटो चालक को शक हुआ और उसने ऑटो को गांव में घुसा दिया।
शोर मचाने के बाद ग्रामीण पहुंचे और एक अपराधी को धर दबोचा। जैसे गाड़ी पे उतरने वाले थे वो केमिकल मारा, हम मेरे पत्नी यूको दोनों बेहोश हो गए। 5 मिनट के मेरे भाई चला रहे थे गाड़ी, भाई तो उतरते जब इन्हें से मेरा बैग ले लिया, इसमें मेरा 2 लाख जापानी येन था, NRI कार्ड था, पासपोर्ट है, वीजा है, सारा लगेज लेके भाग गया। ये बैग जो यहाँ पर जब्त हुआ वो आदमी के पास और पैसा नहीं है, मोबाइल और पासपोर्ट ID अभी मिला है बहुत करने से, और हम लोग अभी थाना के लिए अभी जा रहे हैं। और इधर भीषण गर्मी और लू की वजह से ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों पर भी दबाव काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। सिर्फ IGIMS की अगर बात कर ली तो लू के शिकार रोजाना 10 से 12 मरीज यहीं पर भर्ती हो रहे हैं और सभी बेड फुल हो जाते हैं। अस्पताल के अधीक्षक की अगर माने तो तापमान में अंतर होने की वजह से ज्यादातर लोग प्रभावित हो रहे हैं। खासकर BP के मरीजों पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने भी लू को लेकर 30 अप्रैल तक का अलर्ट जारी कर दिया है। IGIMS के ICU वार्ड का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। हम इस वक्त ICU वार्ड में हैं और देखिए तमाम डॉक्टरों की टीम मौजूद है। एक भी बेड खाली नहीं है, यानी यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उन्हें बेड तक अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। और लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। 42 डिग्री से पार जो है तापमान अधिकतम जो है अभी रह रहा है। कई ऐसे जिले हैं जो हीट वेव की चपेट में हैं। ऐसे में IGMS पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हम सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनीष मंडल। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से अभी हीट वेव का कहर है, अस्पताल की चुनौतियाँ बढ़ गई हैं? जी, ऐसा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अगर लोग घर में हैं तो टेम्परेचर कुछ और है, जैसे ही बाहर निकलते तो टेम्परेचर कुछ और हो जाता है। अगर गाड़ी में बैठे तो फिर टेम्परेचर और चेंज हो जाता है, और गाड़ी से उतरे तो फिर टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये जो टेम्परेचर का सडन चेंज है, कोल्ड से हॉट और हॉट से कोल्ड, ये दोनों चीज़ घातक है किसी भी वैसे मरीज के लिए जो पहले से ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की शिकायत हो। उसकी इम्यूनिटी लो रहती है, उसकी जो वेसल्स होते हैं वो कमज़ोर रहते हैं, और ऐसे ही पेशेंट्स अगर वो अपना नियमित दवा, चाहे वो ब्लड प्रेशर का दवा हो या ब्लड शुगर का दवा, वो छोड़ दें जी, तो उनमें ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। किस एज के ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं हीट वेव? पहले तो ये देखा जाता था अमूमन 60-70 साल वाले ही रहते हैं, लेकिन अब 45 साल भी अछूता नहीं है। धूप में कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस प्रकार से हीट स्ट्रोक जो है लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो है लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए पूरी तरह से परहेज करें, और जो डॉक्टर्स हैं वो जो अपील कर रहे हैं उससे भी आप फॉलो करें, क्योंकि लापरवाही जो है जानलेवा हो सकती है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक फैसला बता दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल में जीतती है तो ईवीएम सही हो जाता है, और जब ममता पश्चिम बंगाल में जीतती है तो भी ईवीएम सही रहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर जीतते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, ईवीएम पर शक किया जाता है। अब वो क्या परेशानी है ईवीएम से? ईवीएम जब आप जीतते हैं कर्नाटका में और हिमाचल में तो ईवीएम ठीक है, जब ममता ही जीतती है बंगाल में तो ईवीएम ठीक है, जब अखिलेश यूपी के सीएम बनते ईवीएम तो ईवीएम ठीक है, जब सीपीएम जीतती है केरला में तो ईवीएम ठीक है। क्योंकि मोदी जी जीत रहे हैं और देश उनको जिता रहा है तो ईवीएम खराब है, और ले आइए बैलेट पेपर ताकि लोग स्टैंपिंग बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये इनकी हताशा है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है। विकास तो चौमुखी दिख रहा है, सड़कें टूटी हुई है, नाला टूटा हुआ है, मकान, शौचालय, गारंटी, धोखा, छलावा, कोई भी पार्टी है सब चोर है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
वायनाड में राहुल गांधी की, तिरुअनंतपुरम में शशि थरूर की, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, मथुरा में हेमा मालिनी की, मेरठ में अरुण गोविल की, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की, जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की। दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है? इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया? इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना